हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वर्ल्ड पॉइंट में। आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट की नई श्रृंखला शुरू होने वाली है, जिसमें कि 15 प्रैक्टिस सेट है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका विद्या पब्लिकेशन का है। इससे पहले आपके 40 प्रैक्टिस सेट अरिहंत पब्लिकेशन के और आपके 15 प्रैक्टिस सेट रोजगार पब्लिकेशन के भी चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो देख लीजिए और अपनी तैयारी का और भी मजबूत बना लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर प्रथम। देखिए, क्वेश्चन दिया है, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि इसके विकर्णों में से एक विकर्ण की माप 14 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज की खासियत होती है कि उसकी चारों भुजाएं जो होती हैं वो समान होती हैं, ठीक है। और उसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। यानी जो विकर्ण है एक दूसरे को किस पे काटते हैं? तो समकोण पे काटते हैं। चूंकि समचतुर्भुज का परिमाप कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब प्रत्येक भुजा कितने की हो जाएगी? चूंकि चार भुजाएं होती हैं तो 4 से भाग कर देंगे, प्रत्येक भुजा कितनी कितनी हो जाएगी? 25 की हो जाएगी प्रत्येक भुजा। क्लियर? अब आपसे पूछा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। इसका एक विकर्ण दे रखा है 14। मान लेते हैं ये जो विकर्ण है ये वाला, ये 14 सेंटीमीटर का है, तो इसका आधा भाग कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर का। क्लियर? अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में, देखिए ये जो आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है ये वाला, इसमें देखिए कि यदि ये 25 है, ये 7 है, तो ये वाली भुजा कितनी की होगी यहाँ से यहाँ तक? तो ये भुजा हो जाएगी आपकी 24 की। कितनी होगी? 24 की। 24 कैसे निकल के आया? तो आपको पता है समकोण त्रिभुज है, तो इसमें कर्ण का वर्ग यानी कि 25 का वर्ग बराबर हो जाएगा 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो आप। तो यहाँ से आपको 24 निकल के आ जाएगा। अब इसकी आधी भुजा 24 की है, तो पूरी भुजा ये कितनी हो जाएगी? 48 की। और ये आपका ये वाला विकर्ण कितना दे रखा था? 14। ठीक है, यानी इसका एक विकर्ण 14 का हो गया, एक विकर्ण आपका 48 का हो गया। समचतुर्भुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, D1 इंटू D2। D1 क्या है? पहला विकर्ण, और D2 क्या है? दूसरा विकर्ण। दोनों विकर्णों का गुणनफल, इसलिए हमें दूसरा विकर्ण निकालना पड़ा था यहाँ पे। तो देखिए 1/2 गुणा 14 गुणा 48। ठीक है, 2 से कटेगा आपका ये 7 बार, और 7 गुणा 48 कितना होता है? 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया? 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? देखिए, यदि आपको ये जो 50 प्रैक्टिस सेट हैं, 50 से 55 जो प्रैक्टिस सेट हैं आपके, यदि आप पूरे प्रैक्टिस सेट देख लोगे तो आपका मैथ का एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ज़्यादातर जो बच्चों को समस्या आती है पुलिस वालों को, वो मैथ में ही आती है। जिसके मैथ में अच्छे नंबर आ जाएंगे, आपका सिलेक्शन समझ लीजिए पक्का ही सिलेक्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य कितना है? 500 है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, मैंने हर प्रैक्टिस सेट में एक फॉर्मूला बताया है। वो देखिए क्या फॉर्मूला है कि जब भी आपको छूट दे रखी हो और आपका लाभ दे रखा हो, तो आप एक ही फॉर्मूला लगाइए, CP/MP बराबर 100 माइनस के छूट परसेंटेज बटे में 100 प्लस के प्रॉफिट यानी कि लाभ परसेंटेज। ठीक है, तो CP क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। MP क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। तो देखिए, अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 500। क्रय मूल्य पूछा है, यानी CP पूछा है, अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 500। 100 माइनस का डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दे रखा है? यानी छूट दे रखी है 10% की। तो 100 में से 10 घटा दें, कितना बचेगा? 90। और प्रॉफिट कितना दे रखा है? यानी लाभ दे रखा है 20% का। 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 120। ठीक है, 30 से कटेगा 3 बार, 30 से कटेगा 4 बार। ठीक है, और 4 से कटेगा आपका 125 बार। 125 दिया कितने होते हैं? 375। इसका मतलब CP की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपको? सॉरी, 125 दिया कितने होते हैं? 375। हाँ ठीक है, तो CP की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपको? 375। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है 20%, 10% और 5% के बराबर एकल समतुल्य बट्टा क्या होगा? देखिए, इसके दो तरीके होते हैं। एक तो इन दोनों को दो दो लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, कुल छूट कितनी मिल रही है। एक आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं कि मान लीजिए अंकित मूल्य है, क्योंकि जो छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पे दी जाती है। तो मान लेते हैं जो अंकित मूल्य है वो कितना है? 100 रुपये है। पहली छूट कितने परसेंट की है? 20% की। जब पहली छूट 20% की दी जा रही है, तो 20% की छूट के बाद जो मूल्य बचता है वो क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। इसका मतलब 100 वाली चीज़ अब कितने में बेची जाएगी? तो 100 का कितने परसेंट निकाल देंगे? 80%, क्योंकि 20% की छूट देगी। इसी प्रकार फिर उस पर 10% की छूट दी जा रही है, इसका 90% निकालेंगे। फिर इसी प्रकार 5% की छूट दी जा रही है, तो इसका 95% निकालेंगे। यानी ये हमारा क्या निकल के आ गया? हमारा विक्रय मूल्य निकल के आया है।
ठीक है, क्योंकि छूट के बाद जो वैल्यू निकल के आती है वो हमारा विक्रय मूल्य निकल के आता है। इसको सॉल्व करते हैं। 100 से 100 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 टाइम 72, 72 इंटू 95 बटे में 100। तो देखिए 72 गुणा 95 बटे में कितना है 100। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने में कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 68.40। ठीक है, 68.40, यानी जो 100 वाली चीज़ हमने मानी थी, अंकित मूल्य 100 था, अब वो कितने बेची जा रही है, तो वो बेची जा रही है आपकी 68.40 में। इसका मतलब छूट कितने की दे दी गई, तो 100 वाली चीज़ 68.40 में बेची जा रही है, तो कितनी छूट होगी, तो 100 माइनस के कितना 68.40 कितना आ जाएगा, ये आपका 31.60। ऑप्शन नंबर आपका बी का हो जाएगा एकदम सही आंसर। ठीक है, ये तरीका आपका शॉर्ट पड़ेगा बाकी दूसरे तरीके से। अगला प्रश्न देखिए, 8,000 की लागत मूल्य वाली एक वस्तु पर 11,200 का बिक्री मूल्य अंकित है, उस पर x% की छूट देकर भी यदि उसे 12% का लाभ पर बेचा जाए तो x का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, लागत मूल्य कितना है 8,000 और अंकित मूल्य कितना है 11,200, आपको छूट परसेंटेज पूछिए। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था क्वेश्चन नंबर 77 में, वही फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। देखिए सीपी कितना दे रखा है, सीपी दे रखा है आपका 8,000, यानी क्रय मूल्य दे रखा है 8,000 बटे में अंकित मूल्य यानी कि 11,200 बराबर 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज, यानी 100 में से छूट परसेंट घटा देंगे। छूट कितने परसेंट दी गई है x, तो 100 माइनस के x बटे में 100 प्लस लाभ परसेंटेज, लाभ कितना दे रखा है 12% का। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस के x ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 12 यानी 112। इस 112 से कितने बार कटेगा, तो ये कटेगा आपका 100 बार। इस 100 से 2 जीरो खत्म, कितना बचा आपका, इधर बचेगा 80 बचेगा, इधर बचेगा आपका 100 माइनस के x, तो x को इधर ले आएंगे, 80 को इधर लेके जाएंगे, तो x बराबर कितना बन जाएगा 100 माइनस के 80 यानी कि 20, यानी हमारी छूट कितने परसेंट की हो गई, तो हमारी छूट होगी आपकी 20% की। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, ए बी और सी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5 के अनुपात में धन लगाया। 4 माह बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,600 हो तो इसमें बी का भाग कितना है। देखिए इसको, देखिए 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, यहाँ तीनों व्यक्तियों के नाम लिख लेते हैं ए बी सी। अब जिस अनुपात में इन्होंने इन्वेस्ट किया हो उसी अनुपात में इनका लाभ बटेगा। इन्होंने किस अनुपात में इन्वेस्ट किया है, तो देखिए ए ने लगाया है 7/2 भाग लगाया है, कितने महीने के लगाया है, तो शुरू में लगाया था इसने 4 महीने के लिए, फिर 7/2 भाग का इसने 50% बढ़ा दिया है, इसका मतलब 7/2 का 150%, 150% मतलब 3/2 भाग। अब ये भाग कितने महीने के लगाया होगा, शेष यानी कि 8 महीने के लगाया होगा। ऐसे ही बी ने कितना लगाया है 4/3 लगाया, कितने महीने के लिए 12 महीने के लिए, और इसने लगाया है 6/5 बार, इसने लगाया है 12 महीने के लिए। ठीक है, क्योंकि वर्ष के अंत की बात चल रही है तो इसका मतलब एक 12 महीने के लिए लगाया गया है पूरा धन। इसको सॉल्व करिए, 2 से कटेगा 2 बार, 2 दूनी 4, 4 से कटेगा आपका ये 2 बार, 3 से कटेगा आपका ये 4 बार, और इधर तो कोई कटेगा ही नहीं। देखिए इधर कितना बचा 7 दूनी 14, 7 दिया 21 दूनी 42, 42 प्लस 14 कितने होते हैं 56, यहाँ बचेगा आपका 4 चौक 16, यहाँ बचेगा आपका 72 बट्टे में 5। अब बटे में 5 है तो रेशियो कैसे निकालेंगे, जो संख्या बटे में उससे क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, यानी कि 5 से गुणा किसमें होगा 56 में, 56 पंजे कितने होते हैं 280, और 16 पंजे कितने होते हैं 80, और जो 72 है वो 72 का 72 ही रहेगा। ठीक है, यानी ये अनुपात निकल के आ गया तीनों का, एबीसी ने इस अनुपात में क्या किया था इन्वेस्टमेंट किया था। अब इन्होंने कुल मिला कितना इन्वेस्ट किया, तो 280 प्लस 80 360 प्लस 72 कितने होते हैं 432, यानी कुल मिला के इन्होंने 432 रुपये लगाए थे। तो 432 एक्चुअल में कितने के बराबर दे रखे हैं 221,600 के बराबर। ठीक है, तो 432 21,600 के बराबर है। पूछा क्या है आपसे बी की वैल्यू, यानी बी का भाग कितना है, तो बी का भाग कितना था 80 यूनिट। 80 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, देखिए 432 की वैल्यू कितनी है इतनी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ से 21,600 बटे में 432, 80 की पूछिए तो 80 की निकालने के लिए 80 गुणा कर देंगे, 21,600 बटे में 432 गुणा 80। क्लियर,
देखिए 216 से ये कटेगा 100 बार, 216 से कटेगा ये 2 बार, 2 से कटेगा ये आपका 40 बार, 40 गुणा 100 कितना होता है 4000, यानी बी का हिस्सा कितना हो गया, तो बी का हिस्सा हो गया आपका 4000। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, स्थिर जल में एक नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव को एक स्थान पर जाने और वापस आने में 3 घंटे लगते हैं तो उस स्थान की दूरी क्या होगी। देखिए आपको ये तो पता ही होगा कि जब धारा की अनुकूल दिशा में जब चलते हैं चाल क्या होती है, दोनों की जुड़ जाती है। यानी अनुकूल दिशा में चाल कितनी हो जाएगी 5 और 3 8, और प्रतिकूल दिशा में चाल कितनी हो जाएगी 5 माइनस के 3 यानी कि 2। मान लेते कि जो दूरी है वो कितनी है, डी दूरी है, ठीक है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, वो डी दूरी है। जब अनुकूल दिशा में जाएगा तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। अनुकूल में चाल कितनी है, तो 8 है, यानी कि डी बट्टे 8 समय लगेगा। प्रतिकूल में समय कितना लगेगा, तो प्रतिकूल में समय लगेगा वो लगेगा आपका डी बट्टे 2, क्योंकि प्रतिकूल में चाल कितनी है 2 है, तो डी बट्टे 2। अब ये कह रहा है कि यदि नाव को एक स्थान पर जाने और वापस आने में 3 घंटे लगते हैं, यानी कुल मिला के जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, तो 3 घंटे का समय लग रहा है। बस इसको सॉल्व करके डी की वैल्यू निकालनी है। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 8, यहाँ से मिल जाएगा आपका 4D प्लस डी बराबर 3, 4D और डी कितना हो गया 5D, 5D बट्टे 8 बराबर 3, यानी कि 5D बट्टे में 8 बराबर 3, तो 5D बराबर हो जाएगा 24, 5D बराबर 24, तो D बराबर कितना हो जाएगा 24 बट्टे में 5 यानी कि 4.8, यानी कि दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी आ गई, दोनों स्थानों के बीच की दूरी निकल के आ गई आपकी 4.8 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, व्यंजक 1.07 इंटू 65 प्लस 1.07 इंटू 26 प्लस 1.07 इंटू 9 का मान क्या होगा। देखिए एक तरीका तो इसका ये है कि आप इसको पूरा गुणा करें तो इसका आंसर निकाल कर लाएं, ठीक है। दूसरा तरीका इसका क्या है, दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसको अंदाज से यानी कि अप्रोक्सीमेशन मेथड इसमें लगाइए, यानी लगभग वाला आप आंसर चेक कर लीजिए, क्योंकि जो ऑप्शन दे रखे हैं आपके वो दूर दूर दे रखे हैं। देखिए यदि हम इसको 1 ही मान लें, 1.07 को यदि हम 1 ही मान लें तो यहाँ से हमें 65 मिल जाएगा, यहाँ से हमें 26 मिल जाएगा और यहाँ से हमें 9 मिल जाएगा, यानी 65 प्लस 26 कितने होते हैं 91 प्लस 9 कितने हैं 100, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 100 के आसपास आंसर होगा। ऑप्शन चेक करिए, यहाँ 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ 1070 है और यहाँ 107 है, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 107 ही बनेगा। दूसरा इसका मेथड क्या है, देखिए सब में 1.7 क्या है कॉमन है, तो 1.7 1.07 हमने क्या ले लिया बाहर ले लिया, यहाँ बचेगा 65, यहाँ बचेगा 26, यहाँ बचेगा 9, कितना हो जाएगा ये 1.07 इंटू 100, तो 100 का इसमें गुणा कर दें कितना आ जाएगा 107। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, एक क्वेश्चन है 6.4 का स्क्वायर माइनस के 5.4 का स्क्वायर बटे में आपको ये संख्या दे रखी है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए ऊपर जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है वो बन रहा है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, जब ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी होता है, तो ए प्लस बी करेंगे 6.4 प्लस 5.4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11.8, तो हो गया ए प्लस बी। ए माइनस के बी करेंगे तो जब 6.4 में से 5.4 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, बटे में कितना आ जाएगा, देख बटे में क्या बनना है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, यहाँ से 2.2 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका 1.1 ही बचेगा, यानी कि 2ab का फॉर्मूला बन जाएगा। यानी नीचे जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कितना है 8.9 और बी कितना है 1.1, इसका क्या बन जाएगा ये होल स्क्वायर। क्लियर, ऊपर कितना बचेगा 11.8, नीचे बचेगा 8.9 प्लस 1.1 यानी कि 10, 10 का पर कितना हो जाएगा 100, जब हम 11.8 में 100 से भाग करेंगे कितना आंसर आएगा 0.118, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, 3 संख्या इस प्रकार हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगुनी है और तीसरी संख्या से तिगुनी है, ये तीनों संख्या का औसत कितना है 44 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए मान लीजिए तीनों संख्या हैं वो इस तरह से हैं,
तीनों संख्या मान लीजिए ABC जो है वो इस तरह से है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से दुगनी है। ठीक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से क्या है, दुगनी है। हमने इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। ठीक है, और जो दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी है और तीसरी संख्या से तिगुनी है, यानी जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या की तीन गुनी है। इसका मतलब ये संख्या कितनी होगी, तो ये संख्या हो जाएगी आपकी 2/3। तभी तो ये 3 गुनी बैठेगी इसकी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इनका अनुपात कितना निकल के आएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 का 2, इन तीनों का जो अनुपात निकल के आ गया वो क्या निकल गया, 3, 6 और 9। क्लियर। अब देख लीजिए, दूसरी संख्या पहले की दुगनी हो गई और दूसरी संख्या तीसरे की तिगुनी हो गई। क्लियर, हमारा समीकरण क्या है, संतुष्ट है। अब इसको आगे देखिए, आपसे कह रहा है तीन संख्याएं का जो औसत है कितना है, 44 है, और तीन संख्या जो औसत 44 है तो इनका योग कितना होगा, 44 गुणा 3, यानी कितना हो जाएगा, 44 गुणा 3 का मतलब होता है 132। ठीक है, यानी तीन संख्या का योग कितना हो गया, 132। लेकिन यूनिट में योग कितना है इनका, तो यूनिट में इनका योग है 6 और 3 9 और 2 11, कितना है 11। तो देखिए 11 की वैल्यू कितनी है, 132। 11 की वैल्यू है 132। पूछा गया आपसे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 6। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 132 बटे में 11 गुणा 6, 11 से कटेगा ये 12 बार, 12 इंटू 6 कितना होता है, 12 6 72। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा एकदम सही आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है ए और बी एक कार्य को 30 दिन में, बी और सी 20 दिन में और सी और ए 15 दिन में कर सकते हैं। वे सभी मिलकर कितने दिन में कार्य खत्म कर देंगे। ठीक है, देखिए ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, तो ए और बी कर रहे हैं आपके 30 दिन में, बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं आपके 20 दिन में, सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं आपके 15 दिन में। टोटल जो हम काम मानते हैं वो इनके एलसीएम के बराबर यानी कि 60 काम मान लेते हैं। टोटल जो काम है वो कितना है, 60 यूनिट काम है। 30 दिन में पूरा काम करें तो एक दिन में 2 काम करेंगे, 20 दिन में पूरा काम करें तो एक दिन में 3 काम करेंगे, 15 दिन में पूरा करें तो एक दिन में 4 काम करेंगे। यानी तीनों लोग मिलके, कौन कौन, यानी ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए मिलके एक दिन में कितना काम कर देंगे, 4 और 3 7 और 2 9, कितना काम करेंगे 9। कौन कौन करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, चूँकि ए यहाँ पे ए यहाँ पे 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा और 2 बार सी आएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 9। यानी तीनों का मिलकर कुल मिलाकर काम कितना हो गया, 9 यूनिट हो गया। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, यानी 2 दिन का था ना ये, तो यानी सॉरी 2 का गुणा हो रहा है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना मिल जाएगा यहाँ से 9/2, यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 9/2। तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, पूरा काम कितना है 60 यूनिट, तो 60 यूनिट को करने में कितना समय लगेगा, तो 60/9/2, तो 2 बटे में है तो ऊपर चला जाएगा, 9 से काटिए तो देखिए 3 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 20 बार, 20 दूनी 40, 40/3, 40/3 मतलब 13 सही 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या बन जाएगा आपका सही आंसर। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का तिगुना है, यदि सभी चारों संख्याओं का औसत 5 है तो चौथी संख्या कितनी है। ये पहली 3 संख्या का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। मान लीजिए 4 संख्या आपकी क्या है, ए बी सी और डी है। क्लियर। तो पहली 3 संख्याओं का औसत ए प्लस बी प्लस सी बटे में 3, ये जो औसत है वो चौथी संख्या कितने के बराबर है, 3 गुने के बराबर है। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3 का गुणा इधर हो जाएगा तो 9d। क्लियर। अब आगे देखिए, आपसे बुलाए गए यदि सभी चारों संख्या का औसत कितना है 5, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों संख्या का औसत 5 है तो योग कितना होगा, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, यानी 5 गुणा 4, यानी कि कितना हो गया 20। ठीक है, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 20 है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9d है, तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह हम क्या रख देंगे 9d रख देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 9d प्लस डी बराबर 20, तो 10d हो जाएगा ये, 10d बराबर 20, तो डी बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा 2। आपसे पूछा कि चौथी संख्या कितनी है, तो चौथी संख्या कितनी निकल के आ गई आपकी 2। क्लियर।
अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है और वह तत्काल इस धन को किसी दूसरे व्यक्ति को 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। तो इस सौदे में उसको कितना लाभ होगा? देखिए, उसको जो लाभ होगा वो किसकी वजह से होगा? जो दर अधिक दे रखी है उस पर, उसकी वजह से तो होगा। कितनी अधिक है? 4 से 6.25 कितनी अधिक है? तो 2.25 अधिक है। यानी ये जो अधिक दर है इसकी इसकी वजह से जो फायदा होगा तो वही एक्चुअल में फायदा होगा माना जाएगा उसका। तो देखिए, 5,000 रुपये पर 2.25% दर के वजह से कितने साल की बात चल रही है? 2 साल की। तो 2 साल में कितना फायदा हो जाएगा, यानी कितना ब्याज मिल जाएगा उसको? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। 50 दूनी 100, 100 का गुणा 225 में करेंगे कितना आ जाएगा आपका? 2.25 में करेंगे तो 225, यानी कि 2.25% जो दर एक्स्ट्रा मिल रही है उसकी वजह से उसे कितना फायदा मिल रहा है 2 साल में? तो 225 रुपये उसको फायदा हो जाएगा। तो यही आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर, ठीक है। आपको यहाँ पे पहले ब्याज निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे आप कितना निकालिए, जो एक्स्ट्रा ब्याज की दर है उसकी वजह से जो फायदा हो रहा है वही एक्चुअल में फायदा होगा, क्योंकि 4% का ब्याज तो ये इसको वापस करेगा, तो वो तो फायदा में गिनती होगी नहीं। एक्स्ट्रा जो ब्याज दर ले रहा है उसकी वजह से जो फायदा हो रहा है वही इसके फायदे में गिनती होगी। अगला प्रश्न देखिए, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक 18 दिनों में तैयार कर सकती है, वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो तो अनु को प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, M1D1 बराबर M2D2। यही फॉर्मूला लगाना है। एम कितना है पहले, दिन कितना, मतलब आदमी कितने हैं? तो M1D1H1, ठीक है। यहाँ एक फॉर्मूला में H1 भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, 8 घंटे के हिसाब से 18 दिन लग रहे हैं, तो 12 घंटे के हिसाब से कितने दिन लगेंगे? मान लेते हैं x। 6 से कटेगा 3 बार, 6 से 2 बार, 2 से कटेगा 4 बार, 4 दिया 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 12 है। उससे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा? तो 12 घंटे काम करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? देखिए इस सवाल को, देखिए 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन है? ए, बी और सी, ठीक है। ऐसे ये सवाल मैंने और प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ है दूसरी पब्लिकेशन के में, तो फिर भी मैं आपको करा देता हूँ। देखिए, 3 व्यक्तियों का अनुपात निकालना है हमें, ए बी सी। पहला कह रहा है कि सी की आय हो बी की आय से 20% अधिक है। देखिए 20% का मतलब कितना होता है? 1/5, ठीक है। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी बी की आय यदि 5 है तो सी की आय कितनी होगी? 1 अधिक, यानी कि कितनी जाएगी? 6, ठीक है। बी की 5 है तो सी कितनी हो जाएगी? 6। अब दूसरा देखिए, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। बी की आय ए की आय से अधिक है, तो ए की आय यदि 4 है तो बी की आय कितनी हो जाएगी? 1 अधिक, यानी कि 5। ए की आय यदि 4 है तो बी की आय कितनी हो जाएगी? 5, ठीक है। अब इन तीनों का संयुक्त अनुपात निकालिए। संयुक्त अनुपात कैसे निकालते हैं? देखिए, यहाँ 5 सामने जगह खाली है, यहाँ 5 लिख दीजिए, यहाँ 5 के सामने जगह खाली है तो यहाँ 5 लिख दीजिए। अब इनका आपस में गुणा करिए, 5 चौक 20, 5 25, 5 6 30, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ए की आय 20 है, बी की आय 25 है और सी की आय 30 है। अब पूछा कि आपसे सी की आय ए की आय से कितनी अधिक है? सी की आय कितनी है? 30, ए की कितनी है? 20। तो 30 20 से कितना अधिक है? 30 20 से 10 अधिक है, कितने से? ए से, यानी बटे में आएगा 20, गुणा कर देंगे 100 का, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है इसलिए। तो 1 से 10 से कटेगा ये 2 बार, 2 से कटेगा आपका ये 50 बार, यानी कि जो सी की आय है वो बी ए की आय से कितना परसेंट अधिक है? तो 50% अधिक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:4 है और उनका मात्रा कितना है? 15 है। दोनों संख्याओं का योगफल क्या हुआ? देखिए, अनुपात दे रखा है संख्या को 3:4, तो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? तो 3 गुणा 15 यानी कि 45 और 4 गुणा 15 यानी कि 60। दोनों का योग कितना हो जाएगा? 105। दोनों का योग पूछा था, दोनों का योग कितना हो जाएगा? 105, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों में 70% क्या है? लड़कियां हैं, यदि लड़कों की संख्या कितनी है? 510। देखिए, जब विद्यालय में जो विद्यार्थी वो 100% माने जाते हैं, 100% में 70% क्या है? लड़कियां। तो लड़के कितने परसेंट होंगे? 30% होंगे। 30% की वैल्यू दे रखी है आपको
कितनी दे रखी है 510। ठीक है, पूछा क्या है कुल विद्यार्थी, तो 100% की वैल्यू कितनी जाएगी 100% बराबर हो जाएगा आपका 510 बटे में 30 गुणा 100। जीरो से जीरो खत्म, 3 से 17 बार, 17 गुणा 100 कितना होता है 1700, यानी कुल विद्यार्थी कितने हो गए 1700। अगला प्रश्न देखते हैं। तीन संख्याएं 5 अनुपात 7 अनुपात 12 के अनुपात में है, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। देखिए तीनों संख्या का योगफल है कितना 12 7 19 और 5 24, कितना है 12 7 19 और 5 24, योगफल कितना है तीनों संख्याओं का 24। आपको तीनों संख्या का योगफल पूछा है तो जो भी हमारा आंसर होगा वो 24 से कटना चाहिए, 24 से एक ही ऑप्शन कट रहा है। ठीक है, ये तो हो गया आपका डायरेक्ट आंसर। इसको निकालते कैसे वो देखिए, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग, पहली और तीसरी का योग कितना है 12 5 17, किससे अधिक है दूसरी से कितना अधिक है, दूसरी कितनी है 7, 7 की वैल्यू कितनी होगी 17 माइनस 7 कितना हो गया 10, यानी कि कितना यूनिट अधिक है 10 यूनिट अधिक है, लेकिन एक्चुअल में कितना अधिक है 50 अधिक है। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 50, तो पूछा क्या है तीनों का योग है कितना 24 यूनिट, तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 बट्टे में 10 गुणा 24। ठीक है, जीरो से जीरो खत्म, 24 पंजे 120, आंसर कितना आ गया इसका 120। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है शेष पर 4 बचता है, जब 2n को 6 से विभाजित किया जाएगा तो शेष पर कितना बचेगा। देखिए n को 6 से विभाजित किया तो शेष पर कितना बचता है 4, जब हम 2n को 6 से विभाजित करेंगे तो हमें शेष पर में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, n में 2 का गुणा किया है तो शेष पर में भी 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। अब इस 8 में जब हम 6 से भाग करेंगे शेष पर कितना आएगा 2, तो 2n में भी जब हम 6 से भाग करेंगे शेष पर हमारा कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ए की पावर ए स्टार बी बराबर 2 ए प्लस बी है, 5 स्टार 2 किसके बराबर होगा। देखिए स्टार का मतलब यहाँ पर क्या है 2 ए प्लस बी से, यानी 2 का गुणा करिए और दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, तो 5 स्टार 2 कितना हो जाएगा 2 का गुणा करिए दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5 और 2 7 7 दूनी 14, 5 स्टार बी 2 का मतलब कितना हो गया 14। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 0.9 या फिर 0.9 पे बार, फिर 0.09 पे बार या फिर 0.09 पे बार। देखिए बार का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको संख्या लिखी है 0.4 पे बार, 4 पे बार का मतलब होता है कि ये संख्या आपकी रिपीट हो रही है, 4 4 आ रहा है, पॉइंट के बाद में क्या आ रहा है 4 4 कंटिन्यूस आ रहा है। इसको हटाते कैसे, तो जो संख्या लिखी है उसको ऐसे लिख लीजिए, यदि एक अंक है तो बट्टे में कितना आएगा एक बार 9 आएगा, यानी कि 0.4 बार का मतलब होता है 4/9। ठीक है, पहले तो आपको इस वाले पे तो बार है नहीं है तो ये तो 0.9 ही रहेगा। ठीक है, इसको हम दशमलव भिन्न में हटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा ये 9/10। 0.9 बार को हटाएंगे, कैसे हटाएंगे देखिए 0.9 पे बार को हटाएंगे तो कितना आएगा 9/9 यानी कि 1। क्लियर, जो संख्या है उसको ऊपर रखिए, बटे में कितना आएगा 9, 9/9 यानी कि 1। तीसरी संख्या आपकी 0.09 पे बार, इसको कैसे हटाते हैं देखिए, जो संख्या लिखी हुई है 9 उसको लिख लीजिए बटे में, जितना 9 है उतना जितने अंक के ऊपर क्या है 9 है उतना लिखिए, जितने अंक के ऊपर क्या है बार है उतना क्या लिखिए उतना ही 9 लिखिए, और जितने को बार नहीं उतना क्या लगा दीजिए 0, तो 9/90 कितना हो जाएगा 1/10। ठीक है, ये कितना है 0.09 पे बार, 0.09 पे दोनों पे बार है तो कितना आ जाएगा 9 बटे में, दोनों अंक के ऊपर बार है तो बटे में आ जाएगा 99 यानी कि 1/11। अब ये 9/10 1/10 और 1/11 इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हो गई आपकी 1 का मतलब 0.9 पे बार, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, वह छोटी छोटी संख्या जिसे 4 6 8 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष पर बचे 2 शेष पर बचे। देखिए एक तरीका तो इसका ये होता है कि आप इन सब का एलसीएम ले लीजिए और 2 जोड़ दीजिए, तो इन सब का एलसीएम कितना होता है 4 6 8 12 और 16 का एलसीएम होता है 48, जब 48 में 2 जोड़ देंगे कितना जाएगा 50,
आपका आंसर कितना आ जाएगा 50। दूसरा तरीका क्या है, आप इनको ऑप्शन से चेक कर लीजिए। जब हम ऑप्शन से चेक करेंगे तो ऑप्शन उठाएंगे हम 8। जब हम 8 से भाग करेंगे 46 में तो क्या हमें 2 शेषफल मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। 48 तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल नहीं मिलेगा। आता 56, 56 भी पूरा पूरा कट गया। हमें चाहिए क्या था? 2 शेषफल चाहिए था। एक ही ऑप्शन ऐसा बच रहा है जो हमें शेषफल दे रहा है। ठीक है, कोई भी संख्या उठाकर आप चेक कर सकते हो। 12 से आपका 48 कट जाएगा। ठीक है, 12 से 46 पे 2 शेषफल नहीं बचेगा, 56 पे भी नहीं बचेगा। तो आप कोई भी संख्या उठा के आप चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6, 8, 10 के पूरे पूरे समूह में रखा जाए तो कक्षा में विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? देखिए, ये इनडायरेक्टली आपसे ये कहना चाह रहा है कि 6, 8, 10 का एलसीएम कितना है। तो 6, 8, 10 का एलसीएम कितना होता है? देखिए, 6, 8, 10 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है? तो ये होता है आपका 6 और 8 का कितना हो जाएगा? 6 और 8 का हो जाएगा 24, और 24 और 10 का कितना होता है? 120। 6, 8, 10 का कितना हो जाएगा? 120। एलसीएम निकालना आपको आता होगा, नहीं आता है तो आप सीख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है। अब टाइम भी आपका क्या चल रहा है? अंतिम टाइम चल रहा है एग्जाम का, तो अभी तो आपको कोई सिखाएगा नहीं, आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। तो ये था इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अभी आपके 15 प्रैक्टिस सेट आने हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।